अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी जिस तरह के आप जानते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है और ये वो प्रोग्राम है जिसमें आपको प्योर ओवरसीज़ पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है कि 1 करोड़ 10 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं इनकी भी एक सोच है और इनका अपना सोचने का एक अंदाज़ है। और हम इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास एक प्योर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए शाहीन साहबाई साहब जैसे सीनियर तरीन जर्नलिस्ट, शायद पाकिस्तान के जर्नलिस्ट और पाकिस्तान के अवाम हमारी किस्मत पर रश करते हों कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास शाहीन साहबाई साहब जैसा उस्तादों के उस्ताद और सीनियर तरीन जर्नलिस्ट मौजूद हैं। वाशिंगटन DC में होते हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या हो रहा है लंदन वालों के साथ और क्या हो रहा है अटक के कैदी नंबर 804 के साथ। अब वो अडयाला वाले हो गए, अब वो करीब आ गए, पिंडी के करीब आए हैं या इस्लामाबाद के करीब आए हैं। सदर अलवी साहब और दुरानी साहब जो डील कराने के या मामलात तय कराने की कोशिशों में थे, उन कोशिशों में कहाँ तक कोई मुस्बत है, पेशरफ्त है या नहीं है। और अगर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने लंदन में बैठ के कोई एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे अगर ये कहा जाए कि उन्होंने एक ईंट उठा के अपने पाँव पर मार दिया है, कुल्हाड़ी तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि कुल्हाड़ी से बहुत कारी ज़रब लगती है, उन्होंने सिर्फ वक्ती तौर पर अपने आप को थोड़ा सा लंगड़ा सा कर लिया है, थोड़े से लेम हो गए हैं। लेकिन उनके भाई फ़ौरन लंदन पहुंच गए हैं और लंदन पहुंचने के बाद वो खुफिया मुलाकातें जो कर रहे हैं और उन मुलाकातों में क्या हो रहा है, और उन मुलाकातों में राब्ताकार वही पुराना बंदा है मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान, जिसने कभी इनकी साबर मिट्ठू के ज़रिए कमर जावेद बाजवा साहब के साथ मुलाकात कराई थी मियां नवाज़ शरीफ साहब की, और फिर वहाँ से तरीक़े अदम एतमाद और फिर वहाँ से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत। ये वही मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब हैं और वो लंदन में जाके उसी होटल में क़याम फरमा है जिसमें हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल्लाह काकड़ साहब तशरीफ़ रखते हैं। अनवार उल्लाह काकड़ साहब का सियासी कद काठ तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आजकल जो उनके पास ओहदा है उसकी एक अहमियत है और वो हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के चुनीदा हैं। इसलिए उनके साथ होने वाली हर बातचीत और उनके ज़रिए होने वाली हर राब्ताकारी और पैगाम रसानी वो अल्टीमेटली हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंचेगी। और वहाँ से जब मुलाकात के बाद वापस अपने एवन फील्ड अपार्टमेंट्स, अपने उन मुतनाज़ अपार्टमेंट्स में पहुँचे शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़, जर्नलिस्टों ने जब शहबाज शरीफ साहब से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, हम होटल में मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब से मिलने गए थे। अब मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब कब से इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ खुद चल के उन्हें होटल में मिलने जाएं? ये तो वो लाइन में लगे हुए लोग हैं जो टिकट की भीख के लिए शायद पूरी पूरी रात एक टांग पे खड़े रहे हैं अगर नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ कहें। आज मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान जो एक राब्ताकार हैं, एक सहूलतकार हैं मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, आज वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो गए कि उस होटल में खुद चल के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट और उनकी चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज़ जाके मिलती हैं? इस पे बात करेंगे और बाकी कुछ टॉपिक्स हैं, लेकिन पहले मैं वेलकम करूंगा शाहीन साहबाई साहब को। हेलो जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? बहुत शुक्रिया जनाब, आप तशरीफ़ लाए बड़े दिनों बाद। मेरी तो ख्वाहिश होगी कि आप हर हफ्ते हमारे साथ शामिल हों प्रोग्राम में, लेकिन आप मसरूफ़ होते हैं। फिर हमारे यहाँ कुछ ऐसे दरमियान में ज़ाहिर है ये सिख भाइयों का मामला आ गया था, उस पर हमने 1-2 प्रोग्राम कर लिए। बहुत शुक्रिया जनाब। ये क्या हो रहा है, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने अपने पाँव पे जो ईंट मारी है, क्या इस ईंट के बाद वो इस काबिल हो सकेंगे कि वो वापस पाकिस्तान पहुंच जाएं और वहां के इलेक्शन कैंपेन चला सकें? देखिए, नवाज शरीफ साहब को पता नहीं शायद कोई बहुत बड़ी खुशफहमी हो गई या कोई उन्हें ऐसा मैसेज किसी ने जानबूझ के दे दिया या गलती से दे दिया कि वो समझे कि अब मेरे बगैर ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फंस गई है और ये अब मुझे, मैं जो मांगूंगा मुझे देंगे। तो वो एकदम चौड़े हो गए, इतने चौड़े हो गए कि उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वालों का ही वो उनके ऊपर ही तीर चलाना और हमले करने शुरू कर दिए, जो उनको फौरन एक दिन में ही समझ आ गई कि यार ये बड़ी गलती हो गई है, अब कैसे इसको ठीक किया जाए। तो वो अब उस कोशिश में लगे हुए। लेकिन मेरा ख्याल है अब वो जो उन पे ट्रस्ट जो था और कर रहे थे जो लोग ट्रस्ट, उनको भी समझ आ गई कि भाई ये बंदा जो है ना ये काबिल भरोसा नहीं है। तो अब डील अगर उनसे होगी भी तो वो कुछ ना कुछ होगी, बड़े सिक्योरिटीज के साथ होगी, कुछ बहुत बीच में लोग पड़ेंगे, कुछ और कुछ होगा,
तब वो जाके एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट होगी, लेकिन बड़ा मुश्किल उन्होंने अपने लिए ज्यादा मुश्किल कर लिया है पहले से बहुत। अच्छा, मैं आपके पास भी तो खबरें होती हैं, लेकिन कुछ मेरे पास एक प्रोग्राम मैंने देखा है, हमारे इस्लामाबाद के एक इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बल्कि तबसराकार ज़्यादा बड़े हैं जर्नलिस्ट से भी, और उनके राब्ते पिछले आर्मी चीफ जो थे कमर जावेद बाजवा साहब से, जब वो बरसर इक़्तिदार थे उस वक्त से उनके राब्ते थे। तो उन्होंने एक प्रोग्राम में अपने में कहा है कि मैंने एक्स आर्मी चीफ का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा साबिक़ा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जो सरबराह थे उनसे मैंने रब्ता किया और मैंने उनसे पूछा कि आपको ये उम्मीद थी कि नवाज़ शरीफ साहब आपके ख़िलाफ़ ऐसी बातें करेंगे, जबकि आपने उन्हें बाहर निकल जाने में और उनके भाई को हुकूमत लेकर देने में इतनी मदद की। तो वो फरमाने लगे कि इंसान की फितरत नहीं बदलती। तो क्या वो बाजवा साहब ये बात जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ नहीं करते होंगे? क्या वो इस सारे मामले पे जनरल आसिम मुनीर साहब तो उनके ब्लू आइड नंबर बॉय नंबर 1 थे, ब्लू आइड नंबर बॉय नंबर 2 तो जनरल फैज़ हमीद थे, लेकिन नंबर 1 तो आसिम मुनीर थे। तो अभी भी उनके साथ आप बाजवा साहब राब्ते में होंगे। तो क्या ये बात जो वो एक सीनियर जर्नलिस्ट अपने एक एतमाद के जर्नलिस्ट से कह सकते हैं कि बंदे की फितरत नहीं बदलती, तो ये बात उन्होंने आसिम मुनीर साहब से भी की होगी। और अगर उन्हें मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की फितरत का इल्म है, तो क्या मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की फितरत का इल्म नहीं है कि वो एक दफ़ा किसी पे अगर क्रॉस लगा दें तो उसके बाद दोबारा वो क्रॉस जो है उसे रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है? बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं की होगी, मैं तो कहता हूं कि रोज उनसे बात होती होगी जनाब। ये तो कोई ऐसी कोई बड़ी इसमें सोचने की बात ही नहीं है। वो आपस में मिले हुए हैं, वो दोनों और मिलिट्री वाले, चाहे एक्स हो, चाहे करंट हो, चाहे आने वाले हों, चाहे जो भी हो, सब इन सबका मुश्तरका मफाद है सर इसमें जी। तो वो तो रोज की बेसिस पे उनकी कंसल्टेशन चलती होगी, और जब ये उन्होंने बात की है तो फिर जाहिर है वो सबको उन्होंने एक धक्का लगा होगा कि यार ये हम क्या करने लगे थे, अच्छा हुआ अभी पता लग गया, चलो इसको देखते हैं करें। और इसी दौरान में आपने सुना हो जी, मैंने भी सुना था, लेकिन बाद में फिर वो पता चला कि अभी लेट हो गया। आसिम मुनीर साहब के बारे में सुना था कि वो वॉशिंगटन आ रहे हैं यहाँ, ठीक, और यहाँ की जो बाइडेन साहब से और इन लोगों से उनकी कुछ मुलाकात वगैरह होनी है, या पहले तय पाई थी, अब वो रुक गई जी। तो वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि जी अब अमेरिका भी देख रहा है कि जी आप इलेक्शन में जा रहे हैं, और कौन किस किस्म के इलेक्शन आप कराने जा रहे हैं उनको भी अंदाजा है जी। और वो भी उनसे पूछेंगे कि जी आप बताएं क्या कराने जा रहे हैं। बयान तो जाहिर है वो देते हैं कि जी आप फ्री फेयर इलेक्शन हो, जमहूरियत हो, ये वो, लेकिन अंदर की बात तो वो उनसे बैठ के पूछेंगे जी। और उस कहानी में ये सारी चीजें चल पड़ी कि जी वो तो नवाज शरीफ साहब को लाया जाएगा और उनको बनाया जाएगा, और फिर वो आके इन लोगों का एहतसाब शुरू कर देंगे। तो वो तो वहां तो सारी जो दाल थी या खीर थी उसमें किसी ने पत्थर वत्थर डाल दिए, पता नहीं किस तरह दोबारा वो पकेगी। अच्छा। तो ये मसला इनके लिए तो है, और मसला इसलिए है कि जैसे कि आप कह रहे थे कि हमारे अटक के कैदी जो थे 804, अब उनका नंबर वही रहेगा या बदल जाएगा? मुझे तो इस बात पे बड़ी तशवीश तो नहीं कहना चाहिए, कुछ इंटरेस्ट मुझे है कि वो उनका नंबर बदल जाएगा तो लोगों ने तो पता नहीं कितनी कितनी वीडियोज और ऑडियोज और फिल्में बनाने शुरू कर दिए, तो उनका क्या होगा बेचारों का। मे भी हर जेल का अपना कैदी का नंबर होता हो, लेकिन अगर बेसिकली एक ही हो तो वो शायद वही चले। लेकिन वो लकी है, जो भी नंबर उसे मिलेगा लोग उसी पे गाने बना लेंगे। जी, वो तो खैर बात अलग है, लेकिन ये कि जो 804 पे जितनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है वो मुझे भी पता है। यहाँ और बहुत सारी चीजें भी बन रही है, फिल्में बाकायदा बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, उनको सारी दोबारा करनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो मियां नवाज शरीफ साहब ने अचानक एक खुदकुश हमला किया अपने आप पे, इसके नतीजे में दो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। एक तो या तो वो शहबाज शरीफ साहब का रास्ता खुल जाए, या फिर ये है कि इमरान खान के साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को एक वो निक्की जही हाँ करने की देर है, एक सिर्फ हाँ करने की देर है। सारी पाकिस्तान की अवाम भी आसिम मुनीर के नारे लगाना शुरू कर देगी, जो पाकिस्तान की अवाम की एक मेजॉरिटी 80 to 90% इमरान खान के पीछे खड़े हैं। तो सारे वो भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो जाएंगे। इमरान खान तो पहले कह चुका है कि मैं आर्मी मेरी है और मैं आर्मी का हूँ और मुझे कोई उनके साथ काम करने में मसला नहीं है, मैं उनके साथ कर सकता हूँ। और ये भी कह चुके हैं कि मैं सबको माफ़ करने के लिए भी तैयार हूँ। तो नवाज शरीफ साहब को ये इस बात का एहसास नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ इसके नतीजे में ये भी हो सकता है
कि वो जो निक्की जी हाँ, जिस हाँ की कोशिश दुरानी साहब और आरिफ अलवी साहब कर रहे हैं मुश्तरका तौर पर, उधर से भी रास्ता खुल सकता है। तो आप क्या समझते हैं, ज़्यादा पॉसिबिलिटी शहबाज शरीफ का रास्ता खुलने की है या निक्की जी हाँ इमरान खान के लिए होने का पॉसिबिलिटी है? देखिए, इमरान खान की निक्की जी हाँ जो है ना, वो डिपेंड करती है बहुत बड़ी एक जहनी तब्दीली या इनकलाब आसिम मुनीर साहब और उनके एस्टेब्लिशमेंट के जो चंद लोग हैं जो के बड़े एक्टिव रहे हैं, वो अगर इस बात पे तैयार हो जाए कि जी हम जो कुछ कर रहे थे जी अब हम इस पे अब नहीं करते हैं, हम चलो पुरानी जो हो गई उसको भले माफ भी कर दिया जाए, लेकिन अब हम रुक जाते हैं और अब हम खुद ही बराबरी से और एक लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा जिक्र होता है। लेकिन वो अगर जेन्युइनली वो इस बात पर तैयार हो जाए कि जी हम सबको मौका देते हैं कि जाए लड़े और करें, जी ये निक्की जी हाँ, तो खैर वहां आप कैदी नंबर 804 की बात कर रहे हैं, उधर बहुत बड़ी हाँ चाहिए और बड़ा बड़ा इनकलाब चाहिए, और वो मुझे नजर नहीं आता होता हुआ जी। क्योंकि वो तो फिर एक तरह से हार मानने वाली बात है, क्योंकि जाहिर है जब वो कहेंगे कि जी आए सब इलेक्शन लड़े जी तो फिर इलेक्शन के रास्ते तो फिर उसका मतलब है कि खुल गए कैदी नंबर 804 के लिए सारे दरवाजे खुल गए और फिर उनको तो बादशाहत मिल रही है। तो फिर इन सब का क्या होगा, ये भी फिर भागेंगे छोड़ के क्या करेंगे, तो ये बड़ा एक इनकलाब होगा एक तरह से, तो वो बड़ा मुश्किल लग रहा है। मगर उनके लिए मुसीबत ये है कि वो शहबाज शरीफ को भी बिठा रहे, वो बैठा हुआ था शहबाज शरीफ, 1.5 साल से क्या कर दिया भाई उन्होंने जी। उन्होंने जो हालात छोड़ के वो गए हैं जी वो तो बैठे हुए थे, वो भी बैठे हुए थे उनके साथ, ये भी बैठे हुए थे, सहूलतकार भी थे, पूरे सारे चमत्कार दिखाने वाले भी थे, सब थे, लेकिन सब ने मिलकर जो जो भट्टा बिठाया है जी तो वो उनको एक तजर्बा वो भी है उनके सामने कि जी हमने ये तजर्बा भी करके देख लिया और अच्छा खासा तकरीबन साल से ज्यादा 1.5 साल के करीब उन्होंने उनको करा, हर फैसिलिटी उनको दी और फिर भी कुछ नतीजा नहीं निकला और बड़ा बेइंतहा यानी बड़ा गरक हुआ सबका। तो वो भी तो देखते हैं कि जी हमने अगर दोबारा उनको बैठा दिया तो फिर वही कुछ होना शुरू हो जाएगा, तो फिर जाए कहाँ बेचारे भाई, ये भी तो मसला है। तो अगर उनके पास जाने का कोई रास्ता नहीं है तो क्या जब फाइनली उन्होंने नवाज शरीफ और इमरान खान को दोनों को देखना है तो इमरान खान उनके लिए आप बतौर तज्जियाकार आप क्या समझते हैं कि एक आसान बंदा नहीं होगा कि जिसके साथ अगर वो कोई लिखत पढ़त कर लें, कोई सेटलमेंट, कोई एग्रीमेंट, कुछ चीज़ें 1 2 3 पॉइंट्स तय हो जाएं कि ये एरियाज़ हैं इसमें आप नहीं आएंगे, इस इंडियन एरियाज़ में मैं नहीं आऊँगा, कोई इस तरह का उनका तय हो जाए। जब वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब की फितरत नहीं चेंज होती और उनके बारे में उन्हें ये है कि ये बंदा किसी वक्त भी कुछ भी कर सकता है, हमारे साथ 3 दफ़ा इसे चांस दिया है, तीनों दफ़ा इसने वही किया है जिसकी हमें इससे तवक्को नहीं होनी चाहिए थी और इसने वही किया, और अब चौथी दफ़ा मौका दिया तो ये फिर वही करेंगे और अभी आने से पहले ही इस तरह की तकरीरें कर रहे हैं, तो फिर इमरान खान के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं या नहीं? जी जी जी, मेरा ख्याल ये है कि आप ये बात सही करें, इमरान खान के लिए उन्हें कोई इतनी ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको अब जो 1 2 3 जो आप कह रहे हैं कि लिख के देने की जरूरत है जी, वो 1 2 3 बड़े बड़े कोई पॉलिसीज की बात नहीं है। 1 2 3 ये है कि भाई आप आ जाएंगे अगर, और आप अगर आपको मौका मिल गया इलेक्शन में लड़ने का और फ्री हैंड मिला तो आप बहुत काफी अक्सरियत से आ जाएंगे जी। तो उसको फिर हमारे साथ क्या सलूक करेंगे आप, जब वो लिख के आप दे दें हमें कि हम आप ये करेंगे ये नहीं करेंगे, आप हमें रास्ता दे देंगे कि जी निकल जाए पतली गली से, और बाकी क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट तो अपनी जगह रहेगी, कोई ना कोई आर्मी चीफ होगा, कोई ना कोई ISI चीफ होगा, पूरी उनकी इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग जो है, पॉलिसीज भी वो अपनी जगह रहेगी। इमरान खान साहब आ भी जाए बन भी जाए फिर भी वो उनका इनपुट रहेगा, और वो नॉर्मल है, वो हर जगह होता है। वो इमरान खान भी तैयार होंगे कि जी ठीक है हम उनका इनपुट लेंगे, उनसे बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, वो तो एक नॉर्मल रिलेशनशिप हो सकती है जी। मगर बीच में ये जो इन्होंने किया है, ये मार कुटाई और ये बर्बरी है, तो जो पकड़ धकड़ और ये सब, इसका जवाब अगर उन्होंने मांगने शुरू कर दिया तो फिर इनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। अच्छा, ये तो असल बात यही है कि वो लिखत पढ़त करने के लिए हम ये सब आपके माफ कर देंगे, आप अच्छा आ जाए, ठीक है। मेरे ख्याल में 9 मई के वाक़यात की जो पकड़ धकड़ या जो ज़्यादती या जो हुआ लोगों के साथ,
उससे ज़्यादा बड़ा कंसर्न शायद उनके लिए ये होगा कि आप जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो रशिया के दौरे के हवाले से बैक स्टैबिंग की थी, या उसके बाद जो मुख्तलिफ सूरत हालों में सामने आती रही है कि लिटरली इमरान खान की गवर्नमेंट के नीचे हमारे कुछ इदारों के जिम्मेदारान लोग जो है इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ काम करते रहे, तो इस तरह का कोई पुराने केसेस नहीं खोले जाएंगे जिसमें बगावत, आर्टिकल 6, गद्दारी, ये वो सारी चीज़ें होती हैं। बड़ा कंसर्न वो होगा जी। तो पुरानी चीजों को आप यकीन दहानी करा देंगे जी, हम भूल जाते हैं, 9 मई को हम भूल जाते हैं, आप हमारी जो कुछ हमने किया उसको भूल जाए जी। जो कुछ लोगों के साथ हुआ, जो ज्यादतियां जिन्होंने उठाई, जो परेशानियां, हम सब देख रहे हैं कि क्या हुआ जी। उनको भी तसल्ली दे दें कि जी चले, हमें अब ये मौका दे रहे हैं आने का, तो हम इनके साथ तो पुरानी बातें नहीं करते, चले आगे चलते जी। लेकिन ये बड़ा एक ट्रस्ट का फैक्टर है जो कि एस्टेब्लिश करना बहुत एक किसी बड़े अजीम मीडिएटर का काम है। ये किसी आम दुरानी साहब जैसे लोगों का काम नहीं है कि वो ये एस्टेब्लिश कर दे। तो वो जब तक नहीं होता ये मामला इस तरह तो आगे चलने वाला नहीं है। कोशिश उन्होंने की दुरानी साहब ने, लेकिन बहुत मतलब है कि बहुत लो लेवल का रह गया मामला। अच्छा, इमरान खान को जो तोड़ने वाली बात थी वो शायद पहले 8, 10, 15, 20 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते तक तो थी अटक के हवाले से। अब तो वो इतने हो चुके हैं, वो कहता है बंदा कि मैं एडजस्ट हो चुका हूं यहाँ। अब वो तोड़ने वाली बात तो नहीं, अब तो वाकई नेगोशिएट ही किसी को करना पड़ेगा। और उसमें शायद शाह महमूद कुरैशी साहब अगर अडियाला में मौजूद हैं और अगर परवेज इलाही साहब को भी उनके करीब लाया गया तो फिर लीडरान तो इस वक्त यही मौजूद हैं जिन्होंने बात करनी है या करानी है या राब्ताकार या सहूलतकार बनना है। बात होनी है तो इन्हीं से मौजूद होनी है। अब हम नवाबजादा नसरुल्लाह खान या उस तरह के बड़े लीडर तो हमारे पास दस्तयाब नहीं है। देखिए, बात करने वाले और बीच में पढ़ने वाले, उनका वेट इतना होना चाहिए कि दोनों साइड जो हैं वो उन पे ट्रस्ट कर सके। ठीक है। अब शाह महमूद साहब की तो खैर चले बात है, अभी भी वो खड़े हुए हैं और वो शाह महमूद साहब जो है वो जेल में भी है, भुगत रहे। बाकी लोग जो लोग छोड़ के इनको चले गए और जाके उनके खिलाफ तकरीरें कर रहे, गालियां दे, उनका रोल मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल हो गया। वो अब दोबारा इमरान खान साहब उन पे ट्रस्ट करें, ये तो पॉसिबल मुझे नहीं लगता। ठीक। तो इस तरह के कोई और लोग आने पड़ेंगे बीच में जिनके दरमियान एक ब्रिज बन के वो दोनों तरफ से काम, यानी दोनों तरफ से ट्रस्ट कायम कर सके। जी। सदर साहब भी हैं, लेकिन सदर साहब भी अब वो रोल मेरा ख्याल है प्ले नहीं कर सकते क्योंकि वो भी रह गए। जी। तो ये काम तो ये होना है, तो होना यही काम है क्योंकि इसके बगैर कोई रास्ता नहीं। अगर इमरान खान को आप माइनस कर दें और इलेक्शन भी करा लें और सारा कुछ करा लें, कोई फायदा नहीं है किसी चीज का। सब ऐसे ये जो मामला खराब है ये इससे ज्यादा खराब हो जाएंगे। जी। तो फिर उनको तो लाना पड़ेगा, इस मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा। जी। अब वो किस तरह आते हैं, कौन लाता है, ये है सबसे बड़ा मसला। और मेरा ख्याल है ये अमेरिका ये जो बातें चल रही है कि जी तुम यहाँ आओ बात करते हैं, और बीच में सऊदी अरब भी है और बाकी लोग भी हैं, इस तरह के कोई 2-4 गारंटर्स को बीच में बैठना पड़ेगा जी, जिनकी गारंटीज को एक्सेप्टेबल हो दोनों साइड्स को, तो तब ये मामला आगे चल सकता है। अच्छा, आप जिस तरह वाशिंगटन में इनके आसिम मुनीर के दौरे की बात कर रहे थे, अगर वो यहाँ आते हैं तो क्या हमारे वाशिंगटन वाले दोस्तों को और सऊदी अरब वालों को और बाकी भी यूरोपीय यूनियन हो गई या जितने भी लोग हैं, क्या उनको नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में एक पैरेलल गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा है? एक बज़ाहिर हमारी गवर्नमेंट है और एक पैरेलल सिस्टम है जिसमें इमरान रियाज खान को उठा के गायब कर दिया जाता है, शेख रशीद को उठा के गायब कर दिया जाता है, उस्मान डार को गायब कर दिया जाता है, अज़हर मिशवानी के भाई ज़हूर मिशवानी को गायब कर दिया जाता है, और पता नहीं कितने ऐसे हैं जिनका आज तक कहीं जिक्र ही नहीं हुआ, और वो 3-3, 4-4, 5-5 महीने तक गायब रहते हैं, और उसके बाद बिलाखिर आराम से खामोशी से आके उसे वापस भी इमरान रियाज को कर दिया गया और रसीद भी ले ली गई घर वालों से। तो ये जो पाकिस्तान में एक पैरेलल गवर्नमेंट का सिस्टम है, क्या इंटरनेशनली जब लोग किसी टेबल पे आएंगे तो वो उनसे पूछेंगे नहीं कि आप बुनियादी शख्सी आज़ादियों के हवाले से पाकिस्तान में क्या हो रहा है और ये क्या आपने मचा रखा है पाकिस्तान में, तूफ़ान बदतमीज़ी कह लें इसे, क्या कहें, कैसे इन लोगों से ये बातें करेंगे और ये क्या जवाब क्या देंगे उन्हें कि क्या है? देखिए, यही सबसे बड़ा मुश्किल है और यही मेरा ख्याल है, मुझे अभी इंफॉर्मेशन नहीं है जी, कि ये जो इनका दौरा प्लान हुआ था कि वो आए और यहाँ बैठ के, यही सबसे बड़ा मसला होगा कि वो आके बैठ जाए, बातें कर लें, जी, लेकिन फिर उसका नतीजा
जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर वापस जाके वो वही कुछ करते हैं जो कि अभी कर रहे हैं, जी पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं जैसे आप करें, बिल्कुल ठीक है, पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो जाके दोबारा वो पैरेलल गवर्नमेंट ही चलाते हैं और ज्यादा सख्ती करते हैं, तो फिर लोग कहेंगे कि जी इनको अमेरिका के आशीर्वाद भी मिल गई है, ये वहां से अभी आए और इन्होंने और सख्ती कर दी, तो अमेरिका को और गाली पड़ेगी। जी अगर वो आके पैरेलल गवर्नमेंट को कहे अच्छा जी हम इसको बंद करते हैं, तो बीच में आए कोई नेगोशिएटर, तो लोग कहेंगे कि जी अमेरिका बीच में आ गया है और ये आ गए, इन्होंने कुछ ना कुछ डील कराई है, तो डील हो गई है। तो ये बड़ी सेंसिटिव बातें हैं दोनों साइड के लिए जी और ये इस तरह की पब्लिक विजिट और आम पब्लिक डिप्लोमेसी में ये बातें मेरा ख्याल है तय नहीं होंगी। ये बातें होंगी किसी न किसी प्राइवेट डिप्लोमेसी में, जी प्राइवेट कोई लोग होंगे जो जाएंगे, आएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे और कोई ग्राउंड बनाएंगे और उसके बाद फिर कोई चीज अब तय हो जाएगी जी कि हम अब आगे बढ़ने के काबिल हैं, अभी ये रास्ता हमने तय कर लिया, तो फिर ये मुलाकातें हो सकता है कि हो और आगे चले। तो ये रास्ता तो बड़ा यानी अब, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इलेक्शन सर पे है, जी इलेक्शन की डेट जो है वो अब ज्यादा बढ़ा नहीं सकते आप आगे, जी और इलेक्शन अब आ जाए और ये सारी चीजें तय ना हो तो वो भी एक बहुत बड़ा अजाब होगा इनके लिए कि जी हमारी तो अभी सारा कोई फैसला ही नहीं हुआ और इलेक्शन भी सर पे आ गए, तो अब क्या करें? जी तो इन मुसीबतों को ऐसे, मैंने एक आर्टिकल भी थोड़े दिन पहले लिखा था कि हमारे चीफ साहब जो है वो बड़े परेशान है, उनको समझ नहीं आ रही कि मैं मंजी कितने डामा वाली कहानी हो रही है कि क्या करूं भाई, किधर जाऊं, इधर भी मसला है उधर भी मसला है, चीजें ठीक भी नहीं हो रही, जो मैं करता हूं वो आगे से उसका रिजल्ट भी नहीं आता। इमरान खान साहब खड़े हो गए, नवाज शरीफ साहब को लाने की कोशिश की तो वो उल्टा पांव पे खड़े हो गए, पता नहीं यानी किस तरह के लोग हैं जी ये कि हालात इनके लिए बड़े खराब है। अच्छा, एक और जो सुप्रीम कोर्ट में डेवलपमेंट हुई है धरना, फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से, वो 4 साढ़े 4 साल तक मामला दबा रहा केस जो है, अब उस पर दोबारा काजी फायज ईसा साहब आए हैं, उन्होंने दोबारा उस पर हियरिंग शुरू कर दी है और अब कल तक तो पेमरा ने, जो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है लेकिन ज़ेर असर किसी और के है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, उन्होंने तो अपनी रिव्यू पिटीशन, अपनी रिव्यू की दरख्वास्तें जो थी वो वापस ले ली हैं। वजारत दिफा ने जो कहा हुआ था, वजारत दिफा ने कहा था कि फ़लाँ फ़लाँ उनमें से पैराग्राफ और फ़लाँ फ़लाँ फ़िक्रे जो हैं वो हज़फ कर दिए जाएँ, जिससे वो समझते थे कि हमारे रियासती इदारे हिट हो रहे हैं, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हिट हो रही है। और अभी शेख रशीद साहब जो इतना अरसा कामयाबी से छुपे रहे, अचानक वो उन्हें उठा लिया गया या वो खुद पेश हो गए या जो भी सिलसिला हुआ, उनकी दरख्वास्त जो है अभी उन्होंने दरख्वास्त वापस नहीं ली, लेकिन उन्होंने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की है। तो शेख रशीद साहब अगर उन्हें उठाने वालों ने उठा लिया है और साथ ही उनका वकील वहाँ कोर्ट में पेश होके, क्योंकि वो भी फैज़ाबाद धरना केस में उनके भी एक रिव्यू पिटीशन उनकी भी गई हुई थी, उन्होंने समाअत मुलतवी करने की कही है। और इधर काजी फायज ईसा साहब ने जो ही इसकी हियरिंग शुरू किया तो काजी फायज ईसा साहब के बारे में उल्टी सीधी तस्वीरें जो हैं और उनके क्लिप्स वो सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गए हैं। तो ये वजारत दिफा वर्सेस काजी फायज ईसा, ये सुप्रीम कोर्ट में कोई नया मैदान जंग जो है वो वहाँ कोई असर इनकी कोई और देखिए होने वाली है? एक नई एक डायमेंशन खुली है सुप्रीम कोर्ट में, काजी फायज ईसा साहब आए हैं और उन्होंने आते के साथ ही, जैसा पहला उनका केस था कि जी ओपन कर दिया और मीडिया पे खोल दिया और सारे पाकिस्तान ने देखा और उसके फिर कुछ मतलब रिपरकशंस भी हुए जी। अब दूसरा केस उन्होंने आके ये वाला उठा लिया जी। अब ये वो उनके पास टाइम नहीं है, काजी फायज ईसा साहब के पास इतना लंबा उनके पास टेन्योर नहीं है कि वो ये आराम से बैठ के इन चीजों को हल करे। वो चाहते हैं कि जितने जल्दी से जल्दी मैं अपना ये काम कर सकूं वो करने के लिए आगे एस्टेब्लिशमेंट, ये बाकी लोग सारे अपने मसलों में फंसे हुए हैं कि जी हम किस कीचड़ में फंसे और ये काजी साहब ने आगे या अपना हमारे लिए और मुसीबत डाल दी है। तो अभी उनको मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा बहुत कहा गया होगा कि जी अल्लाह का वास्ता है थोड़े दिन ठहर जाए सर, फिर आप कर लीजिएगा। तो ये वो, क्योंकि वो मामला जब खुल गया तो उसमें तो और ज्यादा फिर बातें होंगी, उसमें जो जनरल साहिबान थे उनकी पकड़ भी होगी, उनको गाली गलौज भी होगी फिर, और अगर उन्होंने कहा कि जी इसको खोल रहे हैं आप टीवी पे भी दिखाएं तो वो तो पता नहीं क्या अजाब होगा, वो मुश्किल लगता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। मगर वो केस अभी मेरा ख्याल है शायद ना खुले, क्योंकि वो बहुत एकदम कॉन्फ्रंटेशन बहुत आगे बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। अभी ये इलेक्शन और ये लोगों के आपस में एक अंडरस्टैंडिंग किसी तरीके से हो जाए कि हमने आगे कैसे चलना है, फिर वो बातें आ सकती हैं, हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं।
थैंक यू शाहीन साहब। भाई साहब, अभी आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, टाइम बहुत शार्ट है लेकिन वो भी ज़रूरी है। हमारे एक फवाद हसन फवाद साहब होते थे, शायरी भी करते थे, जेल भी उन्होंने बड़ी बहादुरी से काटी। मियां नवाज शरीफ साहब होते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के राइट हैंड रहे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, लेकिन उन्होंने एक री इमेजिंग या री इमेजिनिंग पाकिस्तान का एक बहुत सुहाना ख्वाब जो है लॉन्च किया था, और उनके साथ मिफ्ता इस्माइल, नवाज कोकर, शाहिद खाकान अब्बासी, चौधरी ये फवाद PTI वाले, पूरा एक ग्रुप था इनके साथ। तो महमल सरफराज, हमारी जर्नलिस्टिक कम्युनिटी में के लोग भी उनके साथ थे। लेकिन अचानक फिर एक दिन पता चला कि उन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट में वजारत का हल्फ उठा लिया, तो वो सारा सुहाना ख्वाब तो चिकनाचूर हो गया कि ये वो भी उन्हीं जॉब सीकर्स में से एक साबित हुए कि वो सिर्फ एक जॉब उन्हें मिलने की देर थी, सारी री इमेजिंग और री इमेजिनिंग हो जानी थी। वो चले गए और वहाँ उन्होंने वजारत निजकारी के वजीर के तौर पर हल्फ उठाया, और हल्फ उठाने के विद इन अ फ्यू आवर्स PIA की बिडिंग और रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क की बिडिंग के हवाले से अखबारात में इश्तहारात आने शुरू हो गए। तो एक आम आदमी देखता है कि ये वही फवाद हसन फवाद साहब हैं जो कल तक मियां नवाज शरीफ साहब के राइट हैंड थे, फिर उन्होंने री इमेजिंग पाकिस्तान का कहानी डाली, अब वो वजीर निजकारी बने हैं, वजारत भी अपनी मर्जी की ली है, और जाते ही उन्होंने स्टेट ओन एंटरप्राइजेज जो है उनकी निजकारी पे काम शुरू कर दिया है। तो क्या ये फिर कोई ऐसा तो नहीं होने वाला कि फिर मियां नवाज शरीफ साहब के जो जिस तरह के सैफुर रहमान और इस तरह के और कतरी और इस तरह के सिलसिले हैं, वही लोग फिर औने पौने दोमों ये स्टेट एंटरप्राइजेज जो हैं बाय कर लेंगे, और इन्होंने कहा है कि हमें दिसंबर तक PIA की निजकारी कंप्लीट करनी है। ये कोशिश तो पूरी करेंगे कि किसी न किसी तरह जल्दी से ये सारा जो पब्लिक बड़े बड़े इदारे हैं इनको बेच दिया जाए और अपने दोस्तों को दे दिया जाए, और उसमें से जो अपना कट बनता है या जो अपना जो भी डील बनती है बना ली जाए, ताकि जाने से पहले, इलेक्शन से पहले किसी तरह ये हो जाए जी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि ये PIA है, पाकिस्तान स्टील है, पाकिस्तान रेलवे है, और बहुत सारी ये पाकिस्तान के असासे हैं जी। और इनको अगर आप ओने पौने बेचने की बात करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं बीच में अदालतें फिर आएंगी, और अदालतों को लाया जाएगा बीच में कि जी ये इनको रोकें। ये तो भागते चोर की लंगोटी वाली बात करने वाली हो गई कि जी ये तो पता है कि थोड़े दिन में हमने भागना है, बिल्कुल, तो चलो जी जो कुछ हमने लूट लाट करनी है जल्दी कर लो। तो ये मसले हैं, लेकिन ये कि इतनी जल्दी ये खा पी के भागने वाला मुश्किल है। फवाद साहब बड़े होंगे, मगर ये देख छोटे छोटे लोग आपस में मिलकर कोशिश करते हैं कि जी हम भी कुछ कर लें अपने लिए, बना लें जगह, लेकिन वो बन नहीं सकती और ना बनेगी। ये सारे मिलकर 10 पार्टियां पहले बन चुकी है। एक वो उन्होंने जहांगीर तरीन साहब ने बुलाई थी, फिर परवेज खट्टक साहब ने बुलाई, फिर कोई और बना रहा था, फिर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं लोग। अब्बासी साहब भी अपनी पार्टी बनाने के चक्कर में। ये सब किससे कहानी है, अपने बार्गेनिंग पोजीशन बनाने की बातें। कोई बार्गेनिंग की पोजीशन में है नहीं इस वक्त, ना किसी के पास कार्ड्स हैं, ना किसी के पास कोई असली माल है कि जो बार्गेन कर सके। कोशिश सब कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन ये कि इतनी जल्दी ये भागते भागते ये चोरी का माल नहीं है कि ये आप फेंक के चले जाएंगे, बहुत मुश्किल है। मियां नवाज शरीफ साहब की इस लंदन वाली तकरीर के बाद थोड़ा सा एक और सिलसिला खबरें आई हैं कि मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी एक कोई ग्रुप बनाने की या बनने की एक बातें चल रही हैं कि शायद लाहौर से कोई चंद मुस्लिम लीग नवाज के ख़ास लीडर जो हैं वो अलग एक ग्रुप या पार्टी बनाने के सोच रहे हैं। क्या इस तरफ भी आपने कोई खबरें सुनी है? सर मैंने कोई ऐसी सॉलिड खबर तो नहीं सुनी, मगर अगर ऐसी बात हो भी तो आप किसका नाम लेंगे? कौन इस इतनी पोजीशन में है जो इनकी खानदानी ये मौरूसियत जो है, ये विरासत जो है, इसको चैलेंज करने के काबिल हो और सक्सेसफुली खड़ा होकर कर सके? मुझे तो कोई नहीं, जो ये सारे के सारे इनके जी हजूरियां बैठ के पाँव बैठ के जी सर करते हैं, और दौड़ के जाते हैं लंदन, दौड़ के आते हैं, और उसके बाद वो इनके खिलाफ पार्टी बना के खड़े होंगे। मुझे तो नहीं लगता। ख्वाजा साद रफीक जैसे लोग जो हैं वो इधर तकरीरें करते हैं, वैल्यू बनाने के चक्कर में है, बढ़ाने के चक्कर में है। तो देखिए मैंने कहा ख्वाजा साद रफीक जैसे लोग इधर उधर बातें करते रहे हैं, वो नाला नहीं है इनके फैसलों से। तो बहुत सारे लोग नाला हैं जी। अगर आप खुला छोड़ दें लोगों को और अगर ओपनली आप बात करने दें और आपको पता हो कि जी कोई हमारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी, तो आधे से ज्यादा लोग इन लोगों को छोड़ देंगे। मगर वो असल में ग्रिप उनकी वो ऐसी है
कि बाप है, फिर बेटा है, बेटी है, बेटे के बाद बेटे हैं, बेटे के बाद और उनके बेटे हैं, तो वो असल तो मसला वो है। तो ये सब अपने यूज होते हैं अपने वक्त में, कोई इधर यूज होता है, कोई उधर यूज होता है, बाद में चेचे करते रहते हैं। किसी में हिम्मत नहीं है कि खड़े होके सही कोई बोल सके, बहुत कोई एक्शन कर सकेंगे उनके खिलाफ। बहुत शुक्रिया शाहीन साहब भाई साहब। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। नाज़रीन कराम, ये थे शाहीन साहब भाई, पाकिस्तान के सीनियर तरीन जर्नलिस्ट, वो वाशिंगटन डीसी में होते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू थे। जिस तरह उन्होंने कहा कि कोशिशें लोग बहुत करते हैं, लेकिन अल्टीमेट कामयाबी उसे होगी जिसके पीछे पब्लिक है, और पब्लिक जिसके पीछे होती है उसका स्टांस और उसकी बात को ही सॉलिड बात कहा जा सकता है। वैसे तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब लंदन से तकरीर करते हुए बेशक ये शेर पढ़ते रहे कि बैठे हुए हैं हम दिल में तहैया तूफ़ान किए हुए। मियाँ साहब, आप तहैया तूफ़ान किए हुए बैठे होंगे, लेकिन आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ। पाकिस्तान की आवाम भी बहुत सारा तहैया तूफ़ान किए बैठी है, क्योंकि आपके भाई साहब ने 16 महीने में पाकिस्तान में महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनीयत और गैर यकीनी की जो सूरत हाल पैदा कर दी है, उसके बाद पाकिस्तान के अवाम के दिलो दिमाग में जो तहैया तूफ़ान है, वो अगर इलेक्शन में आप तशरीफ़ लाते हैं या आपके भाई या आपकी साहबजादी तशरीफ़ लाती हैं, तो यकीनन आपको आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। आइंदा हफ्ते एक और मौजूद मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।